मेरे भाई की ये तीसरी शादी थी, क्योंकि जब भी उनकी शादी होती थी तो सुहाग रात की रात को दुल्हन भाग जाती थी। पहले दो शादियों के बाद मेरे भाई की तीसरी शादी करवाई गई। इस बार हम लोगों ने प्लान बनाया कि आखिर ऐसा क्या होता है इनके कमरे में कि दुल्हन भाग जाती है। इसलिए हम लोगों ने उन पर नज़र रखी। फिर हम लोगों ने जो देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा नाम मीरा है। मैं एक छोटे से परिवार और साधारण परिवार में ही पली बड़ी थी। मैं और मेरा छोटा भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरे पिताजी हमारे बचपन में ही इस दुनिया और हमें छोड़कर चले गए थे। हमारी परवरिश हमारी माँ ने की थी। खेतों में मजदूरी करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं बैंक में एक अच्छी सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रही थी। आज सुबह सुबह का समय था। मैं और मेरा भाई भी आज जल्दी उठ चुके थे, क्योंकि आज मेरा सरकारी नौकरी का परिणाम आने वाला था। मैं तो बस घबराहट के मारे अपने नाखून चबा रही थी। आखिर इतनी मेहनत जो की थी मैंने इस जॉब को पाने के लिए। माँ मुझे बार बार विश्वास दिला रही थी कि सब अच्छा होगा। अब सिर्फ परिणाम आने में 1 घंटा बचा था। तभी हमारे पड़ोसी अंकल अपना लैपटॉप लेकर आ गए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था। आज तक सभी परिणाम वो ही निकालते आए थे हमारा। अब मेरी परीक्षा का परिणाम आ चुका था और मेरी बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब लग चुकी थी। सब लोगों की खुशी का ठिकाना ना था। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। मैंने अपनी माँ को कसकर गले से लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने ही दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया था, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही एक दुख भी था कि अगर आज पापा होते तो वो कितने खुश होते। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। खैर, जैसे ही मेरी जॉब का मेरी सहेलियों को पता चला, वो सब हमारे घर आ चुकी थी और पार्टी मांगने लगी। माँ ने भैया को कुछ पैसे दिए और बाजार से कुछ मिठाई और नमकीन मंगवाई। सब लोगों ने जलेबी समोसों के साथ कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। फिर कुछ देर हंसी ठिठोली के बाद वो सब चली गईं और मैं भी अपने कमरे में आकर काम में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकले और अब मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर था, उसी में मेरी पोस्टिंग थी। कुछ दिन तो बस से ही आना जाना किया, लेकिन फिर मैंने एक स्कूटी ले ली और उससे ही आने जाने लगी। माँ की भी अभी तबीयत खराब रहने लगी थी। छोटा भाई भी 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पूरे घर की जिम्मेवारी अब मुझ पर आ चुकी थी। घर का काम करने के बाद अपनी ड्यूटी पर जाती थी। कुछ दिन बाद मेरे मामा की लड़की की शादी थी, तो हम लोगों को मेरे ननियाल जाना था। मैंने भी कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। हम लोग शादी से 3 दिन पहले ही मेरे ननियाल चले गए और वहां जाकर खूब शादी को एंजॉय करने लगे। आज मेरे मामा की लड़की की शादी थी। शाम को बारात आनी थी। तभी मेरे छोटे भाई यानी केशव ने एक हंगामा कर दिया। वहां पर आई एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर उस लड़की के भाई ने केशव के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जैसे तैसे हमने बात को बढ़ने से रोका और सबको शांत किया। केशव ने किया तो गलत था, लेकिन बात को बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं था। केशव ने सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी थी। माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसी चिंता में कि सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे तैसे मैंने और बाकी परिवार वालों ने उन्हें समझाया कि फिक्र करने से समस्या का हल नहीं निकलता है। खैर, जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ शादी निपटाई और घर आ गए। घर आकर मैंने और माँ ने केशव को खूब डांटा। अब शायद लग रहा था कि केशव अपने किए पर शर्मिंदा है। मैंने केशव को समझाया और अच्छे से पढ़ाई करने को कहा। मुझे लगा कि शायद ये गलती
केशव की आखिरी गलती थी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। केशव सुधरने वालों में से नहीं था। उसने रोजाना नए बखेड़े करना शुरू कर दिया था। अब तो रोजाना कोई ना कोई उल्हाना लेकर घर आता ही था। केशव की हरकतें अब समझ से बाहर हो गई थीं। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। जब भी हम उसे डांटते तो वह मरने की धमकी देने लगता। हम लोग इसी वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकलते गए। अब एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी खराब तबीयत का कारण भी केशव ही था, क्योंकि उसकी माँ को दिन रात फिक्र रहती थी। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था। कुछ दिन एडमिट रहने पर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब मैंने उन्हें बड़े शहर में ले जाने की सोची। दूसरे दिन हम माँ को लेकर बड़े हॉस्पिटल में जाने ही वाले थे कि उससे पहले ही वो हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। मुझसे तो मानो मेरी दुनिया ही छिन गई हो, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को और केशव को संभाला और घर आए। माँ की 13वीं हो गई। उसके बाद मैंने फिर से अपनी ड्यूटी जाना शुरू कर दिया। अब केशव को एक अच्छा इंसान बनाना था मुझे, इसलिए मैंने उसे एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया और अच्छे से हॉस्टल में छोड़ा। अब मैं कुछ कुछ दिनों से केशव को संभालने जाती और उसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी वो देकर आती थी। केशव भी अब कुछ हद तक सुधर चुका था। मैं अकेली रहती थी घर पर। माँ पापा की याद मुझे बहुत सताती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिन बाद मेरे मामा मामी हमारे घर पर आए। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें करने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी, क्योंकि जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी वो मेरे ननिहाल से बहुत दूर था। आने जाने में कई घंटे लगते थे, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। दरअसल वो लोग मेरे रिश्ते की बात करने आए थे। मामा ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है, कब तक यूं ही अकेली रहोगी? तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारा सहारा तुम्हें मिल जाए और अकेलापन भी दूर हो जाए। मुझे शादी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं मामा को कैसे बोल सकती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मेरे माँ पापा जैसे थे उन्हें भी तो मेरी फिक्र थी। खैर, मैंने उन्हें हाँ बोल दी। कुछ दिन यूं ही निकले, फिर एक दिन मामा का कॉल आया और वो कह रहे थे कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दूसरे दिन लड़के वालों के आने से पहले मामा मामी आ गए थे और सब तैयारियों में हाथ बटाने लगे थे। कुछ देर बाद लड़के वाले आए और मुझसे कुछ बात की और कहा कि हमें लड़की पसंद है। इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरे होने वाले पति का नाम गोविंद था और वो भी एक सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन अफसोस वो भी मेरी तरह अनाथ थे। घर में सिर्फ गोविंद और उनकी बहन रेखा ही रहते थे। इस तरह मेरी गोविंद से कॉल पर बात होने लगी और दोनों के दिल मिलने में टाइम न लगा। मुझे भी गोविंद का स्वभाव और उसके विचार बहुत अच्छे लगे। अब केशव का भी कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और एक समझदार इंसान बन चुका था। केशव घर आया और मुझसे खूब बातें करने लगा। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी की डेट जो निकल गई थी, केशव भी हर काम भाग भाग के कर रहा था, जैसे मानो वो मेरी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहने वाली थी, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की थी और वो माँ पापा की। उनकी याद मुझे बहुत सता रही थी। खैर, मुझे अब एक चिंता सताने लगी कि मेरे बाद केशव का ख्याल कौन रखेगा। मुझे डर था
कि कहीं केशव अकेला रह कर वापस से बिगड़ ना जाए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे सुधारा था। मैंने इस बारे में उससे बात की तो उन्होंने केशव को अपने पास रखने का बोला, लेकिन ये भी नहीं जचा क्योंकि मामा के लड़के सौरभ के साथ केशव की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दूसरे को वो फूटी आंख नहीं भाते थे। मैं नहीं चाहती थी कि इन दोनों के झगड़ों में मामा मामी को कोई दिक्कत उठानी पड़े, लेकिन फिर अभी किया भी तो क्या जाए। तभी गोविंद का कॉल आता है। हम लोग बात करने लगते हैं कि तभी गोविंद ने कहा कि हम लोग केशव को भी अपने पास ही रखेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई शादी सब हमारे पास ही होगी। गोविंद की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली और मैं मन ही मन भगवान को भी धन्यवाद दे रही थी कि ऐसा पति दिया मुझे जो मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता है। खैर, कुछ दिन बाद मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से गोविंद से हो गई और खुशियों के साथ मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ गोविंद के रिश्तेदारों ने मेरा धूमधाम से स्वागत किया और सारी रस्में पूरी की। फिर मैंने और गोविंद ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए। मेरी ननद जो गोविंद की छोटी बहन थी, वो भी बहुत अच्छी थी, ग्रेजुएट कर रही थी, पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी। अब केशव भी बड़ा हो चुका था और पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी करने लगा था। अब मैंने और गोविंद ने उसकी शादी करने की सोची और उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद केशव के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम अनीता था। बहुत अच्छी लड़की थी। रिश्ता करने के कुछ दिन बाद ही केशव और अनीता की शादी करवा दी गई। धूमधाम से शादी हुई और अनीता का हम लोगों ने खूब अच्छा स्वागत किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो अनीता गायब थी। उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। केशव भी बेहोश पड़ा था। जैसे तैसे केशव को होश में लाया गया और उससे रात की घटना के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने कहा, मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ पता नहीं है। हम लोग बहुत दुखी थे और सबसे ज़्यादा दुखी केशव था क्योंकि उस बेचारे की तो ज़िंदगी खराब हो गई थी। हम लोगों ने अनीता को बहुत खोजा लेकिन उसकी कोई खबर न लगी। अब इस घटना को हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। सब लोग इस बात को भूल चुके थे और सब लोगों ने ये मान लिया था कि शायद अनीता इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए अपने पसंदीदा लड़के के साथ भाग गई है। हम लोगों ने केशव की दोबारा शादी करवाने की सोची और उसके लिए फिर से लड़की तलाशना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसके लिए एक बार फिर लड़की मिल गई थी। केशव की दोबारा शादी करवा दी गई। सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद तो और क्या होना था। आखिर वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। दूसरे दिन केशव की बीवी कमरे से गायब थी और केशव भी कमरे में बेहोश पड़ा था। अब तो हम लोग पूरी तरह से बेहाल हो गए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब मांजरा क्या है, आखिर ऐसा क्या होता है इस कमरे में जिसकी वजह से ये घटना हो जाती है। खैर, हम लोगों ने कुछ सालों में ये बात भी भुला दी। अब तो हम लोग केशव की शादी करने से डरने लगे थे, लेकिन शादी करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि केशव को पूरी उम्र कुंवारा भी तो नहीं रख सकते थे। हम लोगों ने केशव की फिर से शादी करवाने की सोची, लेकिन इस बार केशव का रिश्ता मिलना इतना आसान नहीं था। 2 बार शादी होने के बाद और दुल्हन का यूं शादी की दूसरी रात गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में भला कौन अपनी लड़की को केशव को देता। कुछ लोगों में तो ये सनसनी भी फैल गई कि केशव में ऊपरी साया है जिसकी वजह से केशव दुल्हनों को गायब कर देता है, लेकिन हम सब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हम लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते थे।
लेकिन तीसरी बार केशव के लिए एक लड़की मिल गई थी। वो भी पहले से एक बार शादी कर चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी, तो वो अपने मायके में विधवा की जिंदगी गुजार रही थी। हम लोगों ने केशव की पहली 2 शादियों की बात खोल ली थी उनके सामने। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, तो केशव की शादी कर दी गई। मेरी भाभी का नाम अंजलि था। इस बार हमारा दिल बहुत डर रहा था कि कहीं पहले की तरह ना हो जाए। सब सच जानने के लिए मैं और गोविंद केशव के कमरे में कहीं कोने में छिप गए और पूरी सच्चाई जानने की सोची। अब क्या होना था, उन दोनों ने दूध पिया और जैसे ही केशव ने दूध पिया वो बेहोश हो गया और उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। फिर जो हमने देखा तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हमने देखा कि कमरे में मेरी ननद आई है। इधर अंजलि बेचारी घबरा गई। मेरी ननद के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो बिना कुछ बोले अंजलि पर वार करने ही वाली थी कि गोविंद ने जाकर उसे पकड़ लिया और खींच के एक तमाचा जड़ दिया। अब मेरी ननद रोने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये सब, तो वो कहने लगी कि मैं केशव को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती हूँ। मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं केशव से प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं भैया मुझे मारे ना। इसीलिए मैंने ये खेल रचा कि जो भी केशव की दुल्हन होगी उसे मैं मार कर गार्डन में दफना दूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने केशव के दूध में बेहोशी की दवाई मिलानी शुरू कर दी और केशव की बीवी को मारकर घर के पीछे गार्डन में दफनाने लगी, ताकि लोगों को लगे कि दुल्हन रात को भाग गई है और केशव को भी कोई लड़की ना दे और मैं केशव से शादी कर लूं। मेरी ननद ने 2-2 खून कर दिए थे। गोविंद और मेरा कोई हाल नहीं था। हम लोग सिर्फ अपना सिर पकड़कर रो रहे थे कि काश तुम हमें पहले ही बता देती तो हम तुम्हारी शादी केशव से करवा देते। तुमने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली। गोविंद ने पुलिस को बुलाया और मेरी ननद को गिरफ्तार करवाया। मैं अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। सिर्फ यही सोच रही थी कि प्यार लोगों को जीने का ढंग देता है, रिश्तों में मजबूती बनाता है, लेकिन यदि यही प्यार पागलपन बन जाए तो किसी की जान भी ले सकता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर मेरी कहानी आज वाली आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। नमस्कार भाइयों और बहनों। और दोस्तों एक काम और कर देना, आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन बनी होगी, उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले मिल जाए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहानी का आनंद उठाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।